हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास मैं स्टार्ट कर रही हूँ एसएसटी की। इससे पहले की 4 वीडियो मैंने कंप्लीट कर दी है, जिसमें कि मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट करी थी। ज्योग्राफी में चैप्टर 6 क्लास का है और चैप्टर नंबर 4 मेरा कंप्लीट हो चुका है। जो मानचित्र था, मानचित्र आप सबसे पहले की वीडियो देखोगे तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। मैं लिंक भी दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी पढ़ना। एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट सबसे बेस्ट तरीका यही है कि एनसीईआरटी पढ़िए। आपके पास 3 मंथ्स का टाइम है। अगर आपने इससे पहले अगर नहीं पढ़ा है तो स्टार्ट कर दीजिए। यह महीने आपकी बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसको पढ़ने से ही आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से और जो कर्म सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लॉजिकल वाले कंक्लूजन वाले क्वेश्चन जो आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपके एसएसटी डिटेल में पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज के चैप्टर में जो ग्रुप 3 का 6 क्लास का पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें से क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के हमेशा आते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखते हुए हम इसको पढ़ने वाले हैं। और अगर आप मैं चैप्टर पढ़ा रही तो इसका मतलब नहीं है कि आप खुद भी नहीं पढ़ोगे। खुद को पढ़ना और खुद से नोट्स बनाना, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इसके नोट्स बना दूँगी बहुत ही अच्छे तरीके से, जो आपके हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में रिवीजन करने के लिए, है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहला है कि पृथ्वी का आपको पता ही है, पृथ्वी में अलग अलग तरह के परिमंडल दिखाई देते हैं, जो हमें अलग अलग तरीके से पढ़ने पड़ते हैं। जैसे सपोज अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो परिमंडल में आपकी पृथ्वी जो होती है, जो आप सभी को इससे पहले पढ़ चुके हो कि पृथ्वी हमारी गोल होती है, ऊपर से चपटी हुई होती है, बीच में भूमंडल होता है, कर्क रेखा होती है, मकर रेखा होती है, फिर उसमें हमारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप पढ़ चुके हो। इससे पहले की क्लासेस अगर नहीं देखिए तो देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम मेन मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए पढ़ूंगी, क्योंकि डिटेल में तो मैं आपको ऐसे आप खुद भी पढ़ सकते हो डिटेल में। अगर एक एक पॉइंट से जो मेन मेन पॉइंट्स है उसको जरूर हाईलाइट करते हुए मैं पढ़ूंगी। सबसे पहला है, यहाँ पे दिया गया है कि हमारे जीवन जीने के लिए 3 तत्व की आवश्यकता होती है, जिसमें हमें पता है कि भूमि हमारी, अगर भूमि है, हमारे पास जल चाहिए और हवा चाहिए। तीनों ही हमारी पृथ्वी पर मौजूद है, तभी हम अपना जीवन जी सक रहे हैं। पृथ्वी की सतह पर ऐसे कोई पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं, यानी कि कहने का अभिप्राय है भूमि, जल और हमारे हवा, ये तीनों ही मिलकर एक पृथ्वी का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें हमें चीज़ें मौजूद होती हैं और यही एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, पृथ्वी का सबसे ठोस, जहाँ पे आप सभी को पता है कि जहाँ ठोस होगी वो कौन सा भाग होगा, वो भूमि ही होगी। उसको हम, अगर हम ज्योग्राफी की बात से कहें, यानी भूगोल की बात से कहें, तो हम इसे कह सकते हैं भूमंडल। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठोस होता है, पृथ्वी का सबसे ठोस भाग जो कहा जाता है वो भूमंडल कहा जाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने लिखा है कि गैस की परतें, गैस की परतें जो होती है, जैसे हीलियम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑर्गन हो गया, जो हमारे आसपास पृथ्वी के और चारों ओर घूमती रहती है घेरा लगा के, जिस सिर्फ हम उसे महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। पृथ्वी को चारों ओर से घेरता वायुमंडल कहलाया जाता है। जो यही गैसें हमारी जो चारों तरफ परतें होती है, जो पृथ्वी के आसपास हमें दिखती हैं, तभी हम कहते हैं ना ऑक्सीजन गैस। जब हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, हमें सांस लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, तो हम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो यही हमारी चीज़ें हमारे शरीर को इम्पोर्टेंट है। वही चीज़ है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अन्य दूसरी गैसें हमारे वायुमंडल में, पृथ्वी के आसपास की ओर घेरे रखती है, और कहा जाता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को भी बनाए रखती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी गैसें वायुमंडल का निर्माण करती है। आई होप सो ये तीनों 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे, भूमंडल और वायुमंडल दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग में जल भी पाया जाता है। आप सभी को पता है, महासागरीय, महाद्वीपीय, जितने भी महासागरीय है उसके आसपास जल होते हैं। और ज़्यादातर ये जो हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया हो गया, या अंटार्कटिका हो गया, या अंटार्कटिका हो गया, ये सारे क्षेत्र में यहाँ पे जल की मात्रा अधिक मात्रा होती है। जैसे कहा जाता है कि 1/4 जल की मात्रा होने से चारों तरफ 3 सागरों से घिरा हुआ होता है। तो ये हमें आगे डिटेल में समझेंगे, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। आगे कह रहे हैं कि जलमंडल में जो सभी परतें होती हैं, वहाँ पे सभी अवस्था होती है, जहाँ पे बर्फ़ भी मिलती है, हमें जल भी मिलता है, वाष्प भी मिलता है, बर्फ़ की बड़ी बड़ी हिम नदियाँ मिलती हैं। तो इसको कहते हैं जलमंडल। जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ जल पाया जाए उसे जलमंडल कहा जाता है। आगे कह रहे हैं 4th पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। जीवमंडल एक सीमित है, सीमित मतलब बहुत ही लिमिटेड क्षेत्र है, जहाँ पर हमें स्थल, यानी कि आप सभी को पता है भूमि, जल और हवा एक साथ मिल जाते हैं, वहीं सभी प्रकार के जीवन पाया जाता है। यानी कि हमें जो चीज़ नीड है सबसे ज़्यादा, वो हमें पृथ्वी पर मिल जाती है, तो हमारा जीवन अच्छा हो जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट हाईलाइट है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे हाईलाइट है, जिसको ध्यान में रखने से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ग्रीक भाषा में
ग्रीक भाषा याद रखना कि ग्रीक भाषा में क्या है, लिथास अर्थ का होता है पत्थर। दूसरा है एटमास का अर्थ होता है वाष्प, वाष्प आपको पता ही है। हुडर का अर्थ होता है जल। तो ये तीनों से ही हमारी, और बायस यानी कि जिसको हम कहते हैं बायस, उसका मतलब होता है हमारे, या बायोस बोल सकते हैं इसे, जीवन, जीवन जीने के लिए जीवन। आगे है, अब इन्हें और डिटेल में समझेंगे कि होता क्या है। आगे कह रहे हैं भूमंडल। भूमंडल के बारे में हम डिटेल में समझते हैं, ध्यान से सुनिए। पृथ्वी जो है उसके अंदर ठोस परत होती है, यानी ठोस भाग होता है, जिसको हम भूमंडल कहा जाता है। यही भूपट्टी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों से बना जाता है। जब हम पृथ्वी को देखेंगे तो उसके नीचे पतली पतली मिट्टी की परतें होती हैं, छोटी छोटी हिमहीन दाने जो हमें दिखाई देती। इसी पतली परतों से जीव होते हैं, और यही जीव हमें पोषक तत्व के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट इन्होंने कहने का अभिप्राय है। ये दो तरीके के होते हैं। यहाँ पे जो पृथ्वी की सतह होती है इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है महासागरीय भाग है, एक होता है महाद्वीप। तो ये दोनों ही भाग ध्यान रखना है। जो बड़े स्थलीय भूभाग में पाए जाते हैं वो महाद्वीप के नाम से जाने जाते हैं, और जो बड़े जलाशय, जलाशय माने जल की मात्रा अधिक होती है, जहाँ पे भूमि की मात्रा अधिक होगी उसे महाद्वीप कहा जाएगा, और जल की मात्रा अधिक होगी उसे महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व में सभी प्रकार के महासागर आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि कहने का अभिप्राय है जितने भी हमारे महासागर हैं, जैसे यहाँ पे आगे पढ़ेंगे, जैसे हमारे जितने भी महासागर है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना है। ये हाईलाइट पॉइंट है जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। समुद्र जल का जो तल होता है, जैसे ये समुद्र जल है, इसका जो तल है और सभी जगह समान होता है, मतलब इक्वल होता है, यानी ये ऊपर नीचे नहीं होता। और स्थल की जो ऊंचाई होती है, जो जिसमें हम भी कहते हैं कि हमारा जो धरती होती है वो समुद्र तल से नापा जाता है, यानी इसके समुद्र तल की जितनी भी गहराई होगी उसके नापने से कितना हो जाता है, शून्य माना जाता है, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश पर माना जाता है। 0 डिग्री बोल सकते हैं, शून्य मतलब 0 ही होता है। ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान में रखना। अब हम अलग अलग सागरों के बारे में आप पिक्चराइज भी देख सकते हो। देखिए यहाँ पे सारे हिमालय पर्वत, सागर, हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया महासागर, अंटार्कटिक महासागर, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एशिया, हिंद महासागर, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका महासागर, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीकी अमेरिका। तो इसके बारे में हम, ये हमारे विश्व के महाद्वीप और महासागर के बारे में बताया गया है, प्रशांत महासागर। अभी हमें जो पढ़ना है उसको हाईलाइट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखना, हाईलाइट कर रही हूँ, स्टार लगा रही हूँ। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, समुद्र तल से, यानी कि समुद्र तल की, तो मैंने तुम्हें बताया था कि समुद्र तल है उसकी ऊंचाई से लेकर 8,848 है मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा प्रशांत महासागर है, मैरियाना गत है, जिसकी गहराई जो है, जिसकी गहराई जो मिट्टी के अंदर तक होता है 11,022 मीटर है। क्या आपने इसकी कल्पना की है? नहीं की होगी। अब इसके बारे में धीरे धीरे हम और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हमारे 7 महाद्वीप होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और 7 महाद्वीपों के एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। ये विशिष्ट जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है, यानी कि एक दूसरे से डिफरेंट है। कोई बड़ा है तो कोई उससे छोटा है, कोई उससे छोटा, कोई उससे छोटा, एक सीक्वेंस है। सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप है। यहाँ पे एशिया महाद्वीप में यहाँ पर एंगल लगा रही हूँ, जो सबसे बढ़िया है, बड़ा है। उसके बाद यूरोप। एशिया जो है वो यूरोप के यहाँ पे है, मध्य में स्थित है, ये जहाँ पे भी है। अफ्रीका उसके पास, फिर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये सारे ही हमारे 7 महाद्वीप है, जो हम एक एक करके, ये सभी की सभी बहुत बड़ा भाग हमारा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध मैंने आपको बताया था कि जब हम पृथ्वी को देखते हैं, पृथ्वी की जब हम चीज़ों को देखते हैं तो पृथ्वी हमारी इस तरीके से दिखाई जाती है, जिसमें उत्तरी गोलार्ध हमारा इस जगह पर ज़्यादातर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कितने हैं, महाद्वीप है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे हाईलाइट करके बताया। सबसे पहला हम पढ़ेंगे एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है, या है भी। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला। कितने तिहाई में? 1/3। ये इस तरीके से 1/3 हिस्से में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूरी तरह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध आपको पता होगा, तो अगर आपने चैप्टर इससे पहले के पढ़े होंगे तो आप आसानी से इसका पता लगा सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा जो होता है, ये पूर्वी गोलार्ध होता है। ये हिस्सा इसी जगह पर क्या है हमारा, कौन सा एशियाई है, पूर्वी गोलार्ध में। और कर्क रेखा इससे गुजर के जाती है। तो यहाँ से अगर मैंने ऊपर से बताया था कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है, उसको कर्क रेखा कहा जाता है। एशिया के पश्चिम में, अब इस जगह पे एशिया है, मैंने एंगल बता दिया, उसी जगह के पश्चिम में, तो हम यहाँ पे इस तरीके से बांटेंगे तो हमारा पश्चिम इस साइड पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत जो यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यानी कि यूरोप और एशिया के भाग को यूरेशिया कहा जाता है।
ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे इसमें जो भी पॉइंट है इसको मल्टीपल चॉइस में पढ़ना। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसकी कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। एशिया के जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पे यूराल पर्वत है, जिसको दो भागों में अलग किया जाता है, यूरोप और यूरेशिया, यानी कि यूरोप और एशिया से दो भूभाग संयुक्त भाग बनाया जाता है। अगला है जो दूसरा है हमारा महाद्वीप, दूसरा महाद्वीप कहते हैं कि यूरोप है और एशिया से बहुत ही छोटा है, एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है, जो मैंने अभी ऊपर बताया था। अंटार्कटिका विथ होकर इसे गुजरता है। यह तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है और विश्व के मानचित्र में स्थिति को पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से है। मैं मानचित्र में भी आपको अलग अलग करके दिखा दूंगी जब ये तीनों पढ़ लेते हैं। अगला जो है इम्पॉर्टेंट है वो भी अफ्रीका। अफ्रीका विश्व का एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे पहले एशिया है, एशिया के बाद जो इसके पश्चिम में स्थित है वो हमारे क्या है, यूरोप है। यूरोप से नीचे दूसरे नंबर पे हमारा है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका है जिसमें विषुवत रेखा जीरो अक्षांश इस महाद्वीप के मध्यम से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो इस हिस्से में हमारा सबसे ज़्यादा क्या है, हमारा अफ्रीका। तो अफ्रीका इस हिस्से में है। ऐसा महाद्वीप है जो जिसमें तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों ही होकर इस से गुजरती है। फिर उसके बाद कह रहे हैं, इनको इम्पोर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ और महासागरों से, समुद्र और महासागरों से घिरा है। मानचित्र 5.1 में देख लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी यहाँ पे ही नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र में देखिए और बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा किन किन भागों से होकर गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया। अब अगला हम पढ़ेंगे उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका के बारे में पढ़ना चाहते हैं। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। दूसरा कौन सा है हमारा, हमने से पहले पढ़ा था अफ्रीका। यह दक्षिण अमेरिका के एक सक्रिय हिस्से, यानी कि जब हम इसकी बात करें तो इतने से हिस्से से ये हल्का सा इतना सा जुड़ा हुआ है। मैं मैप में दिखा दूंगी, इससे जल्दी याद हो जाएगा। सक्रिय हिस्से से जुड़ा है जिसे हमें पैमाना जल स्थल संधि कहा जाता है। ये रहा पिक्चर में, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। इसके बाद यह लिखा है कि कहा जाता है यह महाद्वीप पूरी तरीके से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है और यह महाद्वीप तीनों तरह से जल से घिरा है। देखिए यहाँ पे ये महाद्वीप है अमेरिका और यहाँ पे इसके आसपास तीनों जगह से जल से घिरा हुआ है। स्थल संधि की बात करें तो ये सक्रिय भाग है जो दो बड़े महास्थलीय भागों को जोड़ता है, यानी कि इस तरफ से अमेरिका हो गया, इस तरफ उत्तर अमेरिका हो गया और ये दोनों ही एक दूसरे की जो जड़ा सा जुड़ाव है, ये पिक्चर में दिखा रखा है, इसको हम कहते हैं स्थल संधि। यानी दो भूमि को हल्का सा जुड़ाव होना, उसी से ही यह तीन तरीके से यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी जल से घिरा हुआ है। ठीक है, दूसरा है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका भी इम्पोर्टेंट है। दक्षिण अमेरिका जो है हमारा पूरी तरह से अगर हम उसकी बात करें तो यह हमारा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इसके पूर्व और पश्चिम में दो महासागर है जो हम आगे पढ़ेंगे। विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी एड्रेस पर्वत उत्तर में है, उत्तर और दक्षिण की ओर तक फैले हुए हैं। और विश्व का सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी भी कहाँ बहती है, हमारी अमेरिका में बहती है। ये आप ऐसे नोट्स भी बना सकते हैं। ये एक पॉइंट लिख लिया दक्षिण अमेरिका में हाईलाइट करके 2 पॉइंट बना दिए। नंबर 1 ये इस तरीके से आपको याद रहेगा, मतलब आप अपने सफिशिएंट के लिए जो भी आपको जिस तरीके से याद रहता है। इसमें यहाँ पे एक पॉइंट और बोला गया तो हम इसको भी समझ लेते हैं साथ के साथ। जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है और यहाँ पे जल संधि पानी का सक्रिय हिस्सा। अब यहाँ पे किससे जोड़ रहा है, दो बड़ी जलशय समुद्र और महासागरों के से जोड़ता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बता दिया, यहाँ बताया था किस तरीके से कि जल संधि उसे कहते हैं जहाँ पर जल संधि का मतलब ये होता है कि दोनों नदियों से आपस में मिल रही है, भारत का हिस्सा और अमेरिका। तो किसका बात कर रही है, श्रीलंका और भारत के। देखिए यहाँ पे जल संधि यानी भारत और श्रीलंका के बीच में जल संधि का नाम बताओ तो स्थित है, ये आपको बतानी है, उसको जल संधि कहते हैं जो दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, इस चीज़ के लिए बारे में बात हो रही है। अगला जो इम्पोर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हमारा जो है वो 6 नंबर पे है, 7th हमारे महाद्वीप है जिसमें से 6 नंबर पे हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है। ये पूरी तरीके से दक्षिण में है, इससे पहले भी दक्षिण था, उससे पहले पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में स्थित था। यह चारों तरफ से महासागर और समुद्र से घिरा है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है
अंटार्कटिका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। ये भी बहुत बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ध्रुव में। ये दक्षिण ध्रुव में, यानी पृथ्वी के जो दक्षिण ध्रुव है, ये इस तरीके से उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव में स्थित है और इसके मध्यम से यह दक्षिण ध्रुव में स्थित है। इसलिए हमेशा बर्फ़ की मोटी मोटी चादर से ढका रहता है और यहाँ पे किसी प्रकार का स्थायी निवास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शोध केंद्र है। भारत के शोध केंद्र याद रखने हैं, मैत्री और गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, तो ये दोनों ही यहाँ पे है। कहाँ पे है? अब हमने पढ़ा कि हमारे 7 महाद्वीप होते हैं। 7 महाद्वीपों के बारे में हमने जाना कि किस तरीके से अलग अलग तरीके से हम इसे मैप में भी देख लेते हैं ताकि आपको पता चल सके। इसमें सबसे पहला जो हमने पढ़ा था एशिया था। एशिया जो हमारा बताया गया था कि अगर हम याद रखें तो ये हमारे इस तरीके से ये एशिया है। एशिया के पश्चिम में ही यूराल पर्वत है, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से पर्वत में है। और ये मैंने आपको बताया था कि एशिया जो हमारा है पूर्वी गोलार्ध में किस तरह स्थित है और इसी के पश्चिम में यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत यानी कि उसके पश्चिम में यूरोप है। यूरोप से ही, यूरोप और यूराल पर्वत के बीच की जो संधि होती है जिसे हम यूरेशिया कहते हैं, वो यूरेशिया या यूराल पर्वत होता है जिसे जोड़ता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारा तीसरा जो हमारा होता है अफ्रीका होता है। अफ्रीका वहीं यूरोप के नीचे जो हमारे दक्षिणी भाग में, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं ये रहा यूरोप, जिसमें नील नदी और सहारा मरुस्थल होता है और एटलस भी बनाया जाता है। ठीक है, ये सारे हमने पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारा उत्तर अमेरिका होता है। उत्तर अमेरिका कहाँ स्थित है? ये रहा उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका के चारों तरफ 3 तरह से जल से घिरा हुआ है। फिर उसके बाद इसकी संधि होती है, जो संधि मैंने आपको दिखानी थी, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरीके से आप याद रखोगे, ये इस तरीके से हमारी जल संधि होती है जो एक दूसरे को जोड़ती है। आप सभी को पता है जिसे स्थल संधि कहते हैं। जल संधि होती है जहाँ पे मैंने दिखाया था, एक मैप है, इंडिया का मैप है, इंडिया मैप श्रीलंका से किस तरीके से जल संधि के रूप में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये दोनों हम पढ़े। जिसमें एडिस पर्वत कहाँ पे है, मैंने बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा एडिस पर्वत हम दक्षिण अमेरिका में है और एक सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, ये भी दक्षिण अमेरिका में है। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारा जो अब उसके बाद 5th जो पॉइंट होता है जो दक्षिण अमेरिका पे बात करते हैं, हमारा दक्षिणी महासागर होता है जो नीचे अंटार्कटिक महासागर है, महाद्वीप है, जो पूरी तरीके से जल से घिरा हुआ है और यह दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। इस तरीके से आप याद रखोगे तो आपको जल्दी याद होगा। उसके बाद हमारा लास्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट था जिसमें हम बोलेंगे अंटार्कटिका पढ़ लिया। उससे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया पढ़ा। ऑस्ट्रेलिया हमारा चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है और इसके सामने प्रशांत महासागर के जल है और ये तीनों नदी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है मकर रेखा का, देखो मकर रेखा किस तरीके से आपने ये लाइन्स देख रहे हो, ये मकर रेखा की है, ये विषुवत रेखा की है और ये कर्क रेखा की है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखते हुए आप याद कर सकते हैं। मैंने एक एक करके बता दिया। अब हम पढ़ेंगे जल मंडल। जल मंडल क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे। जल मंडल में क्या होता है, जो हमारे जल है, हमारा जो कहा जाता है कि कितने % जल हमारे पृथ्वी पर मौजूद है। तो पृथ्वी पर नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। पृथ्वी में 71% जल से, जिसमें 29% जल हमारा स्थल है यानी भूमि है। जलमंडल में जल के सभी रूप में उपस्थित है। इसमें महासागर हो गई, नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, हिम नदियाँ हो गई, भूमिगत जल हो गई। भूमिगत जल का आपको पता होता है बहुत बड़ा भाग जो होता है पृथ्वी और हिम नदी से बहता हुआ जल की तरफ आ जाता है। वायुमंडल के जल वाष्प सभी में सम्मिलित है। पृथ्वी में पाए जाने वाले जल का जो 97% भाग अधिक महासागरों से पाया जाता है और इतना खारा होता है कि मानव प्रयोग में नहीं आ सकता। हम कितना प्रतिशत जल हमने प्रयोग करते हैं, वह शेष जल का बहुत बड़ा भाग भारत बर्फ़ की परतों और हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। कहने का अभिप्राय है जो बर्फ़ की इतनी बड़ी बड़ी चादरें बनी होती है उसी से पिघल कर हमें पानी मिलता है, वही पानी हम यूज़ करते हैं और मनुष्य के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हमें पानी की कमी महसूस होती है। और हम पढ़ते हैं महासागर। हमारे महासागर 5 तरह के महासागर होते हैं। महासागर आप सभी को पता है क्या होते हैं, बहुत तेज़ जल महासागर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा क्या पिक्चर्स में। इस तरीके से महासागर की जो नदियाँ होती हैं वो इस तरीके से पहाड़ों से निकलते हुए नीचे जाती है, बहती भी जाती है बड़ी बड़ी लहरों के रूप में और एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। आगे कह रहे हैं महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहती है, बहती रहती है, जिसमें हमें तरंगे भी आती हैं, ज्वार भाट भी पता है और महासागरीय धाराएं भी पता है, जो हमेशा 3 तरीके से होते हैं। बड़े से छोटे आकार में हमें देखा जाता है 5 महासागर होते हैं। ध्यान रखिए, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, फिर अंटार्कटिक महासागर है, फिर हिंद महासागर है, फिर दक्षिण महासागर है, फिर अंटिका महासागर है। तो ये 5 ही महासागर आपको ध्यान में रखना है। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रख लेना। पहला पॉइंट है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 हिस्से के भाग में फैला हुआ है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा गहरा भाग
मेरियाना गत प्रशांत महासागर में ही स्थित है, ठीक है। और प्रशांत महासागर लगभग किस आकार का है, वृत्ताकार है, इस तरीके से गोल शेप में, जिसमें हमारे कौन कौन से महाद्वीप है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका चारों तरफ स्थित है। इस चित्र में देख लिया था। प्रशांत महासागर के चारों ओर महाद्वीपों में इस तरह का पता लगाइए। ये पहला प्रशांत महासागर है। दूसरा पॉइंट है अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी या अंग्रेजी के एक्स अक्षर के आकार का है, इस तरीके से शेप में है। इसकी पश्चिमी किनारे पर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, जबकि पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप है। अटलांटिक महासागर का तट रेखा बहुत ही तदुरित है, इस तरीके से है, उठी हुई है, दिखा देती हूँ मैं, जिसमें तदुरित रेखा चारों तरफ से ये तरीके से, ये इस तरीके से जो शेप बनी है, ये है तदुरित रेखा, जिसमें से दो हमारे क्या है, हमारे डरबिन और बेलफास्ट, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। जो हमारे प्राकृतिक पोषणों के पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर माना जाता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, हिंद महासागर विश्व का एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर त्रिभुजाकार है, इस तरीके से, यह महासागर इस तरीके से, और ऊपर वाला एशिया प्रशांत महासागर इस तरीके की शेप में है। इसके उत्तर में, अब इसके उत्तर की बात करें तो इस तरीके से आपको अगर पता चलेगा तो आप पार्टीशन कर सकते हो। इसके उत्तर में एशिया है, जहाँ पे इस तरीके से एशिया महाद्वीप है। उसके बाद पश्चिम इस तरीके से बढ़ेगा, ये अफ्रीका है। उसके बाद पूर्व में हमारे ऑस्ट्रेलिया है। तो ये तरीके से इस एंगल से त्रिभुज बना, ठीक है। ये हो गया त्रिभुजाकार। इस तरीके से आप समझोगे तो आप आसानी से कर पाओगे। अगला जो इम्पोर्टेंट है हमारा फोर्थ, दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर घिरा हुआ है। ये अंटार्कटिक महाद्वीप के उत्तर से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। उसके बाद है अर्कटिका महासागर उत्तर ध्रुव में स्थित है। ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा, जिसे बेरी जल संधि के नाम से जाता है। प्रशांत महासागर अगर देखोगे तो वहाँ पे एक हिस्सा कोना छोटे छोटे पानी के जल से छिछले सक्रिय से जुड़े हुए हैं, जिसे हम बेरी संधि के नाम से। उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों पर और यूरेशिया से घिरा हुआ है, यानी यूरोप और एशिया, याद रखना, यूरेशिया यूरोप और एशिया से घिरा हुआ है उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों में। ये हमने पढ़ा कि जलमंडल में कौन कौन से महासागर होते हैं। हमारे 5 तरह के महासागर पढ़े हमने। सबसे पहले प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ा, फिर हमने अंटार्कटिक महासागर के बारे में, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और अर्कटिका महासागर के बारे में अलग अलग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगला हम पढ़ेंगे वायुमंडल, जो हम डिटेल में समझ रहे, जो शॉर्ट में हमने उनके अर्थ समझे थे, अब डिटेल में समझ रहे हैं कि करके। पृथ्वी पर चारों तरफ एक गैस की पतली परत पाई जाती है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। इसमें अलग अलग गैस होते हैं जिसको हम वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल इस तरीके की जो गैस होती है वो अलग अलग तरीके से भाग से, बहुत बड़े भागों से टूटे हुए बनती है। वायु की परत ऐसी होती है जिससे कि हम सांस ले सकते हैं। वायुमंडल में सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से हमें बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को अलग घटकों, तापमान और अरे आधार पर 5 भागों में बांटा जाता है, जो हम 7th क्लास की बुक्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे डिटेल में नहीं दिया गया। इस परतों को पृथ्वी की सतह से सबसे पहला जो हमारा होता है क्षोभमंडल होता है। क्षोभमंडल में दिखाए गए हैं इस तरीके से। फिर समताप मंडल में होता है, जिसमें हमारे अलग अलग तरीके से। फिर हमारा होता है मध्यमंडल, फिर हमारा होता है आर्यमंडल। आर्यमंडल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो मंडल होता है वो हमारा होता है बहिमंडल। तो ये तरीके के ये सारों ही मंडल हम डिटेल में इसको समझेंगे। आगे है, इसमें बताया गया वायुमंडल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बना होता है, जिसमें साफ तो सही हवा ले सकते हैं 99% होता है। आयतन के अनुसार जो हमारा आयतन के अनुसार याद रखना, नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% और दूसरी अन्य गैसें 1% होता है, जैसे हो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन आदि। जब भी हम सांस लेने के लिए, मैंने एग्जांपल बताया था, जब भी हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने के लिए ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, यानी कि जबकि नाइट्रोजन प्राणियों के विधि के लिए, यानी कि प्राणी जन्य के लिए विधि होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में हम उत्सर्जित करते हैं। पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को हम शोषित करते हैं, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है और पौधों की विधि के लिए भी आवश्यक है। आगे कह रहे हैं ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में, जैसे जैसे हम ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल में सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं चीज़ें तेज़ी से घटती जाती है। अब जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई में सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर जाना
पड़ता है, ले जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हमें जो टेम्परेचर होता है हमारा बॉडी का, उसमें ऑक्सीजन की लेने की दिक्कत होती है। ज़्यादातर जिनको प्रॉब्लम है उनको होता है। तो ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान जो होता है वो हमारा घटता जाता है। तो वायुमंडल में पृथ्वी में दबाव डलता है। ये एक स्थान पे दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में अधिक दबाव महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम होता है। वायु दाब, जो वायु चलती है, हवाएं चलती हैं, इस तरीके से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होती है। इंपॉर्टेंट है, हम 7th क्लास की बुक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। ये हाईलाइट कर लेना, स्टार लगा दिया। अब अगला पढ़ते हैं जीव मंडल। जीव मंडल मैंने अभी से पहले पढ़ा था कि जीव मंडल में स्थल, जल और वायु, हवा के बीच में एक सीमित भाग है। यह भाग हमारे जीवन में मौजूद है। यह जीवों की सबसे बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया को लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे पर जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत और पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, खेतों के लिए वनों को काट दिया जाए तो ढलुआ मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्रकृति आपदाओं भूकंप से पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन हो जाता है। हाल में ही सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ भागों में जल से डूब गया था, जिसके कारण से झीलें और नदियों में दूषित पदार्थ के प्रवाहित होने से उनका जल मानव जीवन के लायक नहीं रह जाता। जल एक दूसरे को जीवों को एक दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। जैसे इस तरीके से ये लाइन इंपॉर्टेंट है। घटक तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ होता है। जो गाड़ियाँ होती है उसमें जो धुआं निकलता है वो भी प्रदूषण को प्रदूषित करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संशोधन के सीमित उपयोग की आवश्यकता होती है। हमें जितना जो हो सके उतना ही हमें कम इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना करना चाहिए। जैसे हमें इन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। आई होप सो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने हर एक चैप्टर को जो इम्पोर्टेंट है स्टार लगा दिया। जैसे महाद्वीप और महासागर से क्वेश्चन 1000 बार पूछे गए हैं कि आपसे एक डिटेल दे देंगे या मैचिंग भी दे देंगे या कंक्लूजन दे देंगे कि आपका स्टेटमेंट लाइन दे देंगे, ये इसकी स्टेटमेंट लाइन कौन सी सही है। सपोज मैं आगे एग्जांपल बताती हूँ। प्रश्न जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, जैसे सब प्रश्न ये पूछ जाते हैं कि अंटार्कटिक महासागर में लिख देंगे कि है ये होता है और आपको दे देंगे कि कारण, कि ये कारण होता है या ये इसके पॉइंट्स है कि इसमें कौन कौन से पॉइंट सही हैं। तो 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, तो ये आपको बताना ही है, इनमें से कोई सही नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में हर एक पॉइंट से मैं जितना हो सके प्रीवियस ईयर के पेपर भी करवाऊंगी। अभी हमारे फ़िलहाल के लिए 5 चैप्टर हो चुके हैं, तो मैं प्रीवियस ईयर के पेपर आपको दिखाऊंगी किस तरीके से क्वेश्चन आपको इन चैप्टरों में से पूछे गए हैं। ठीक है, आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।